गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसके अंतर्गत अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की मीनिंग समझ चुके थे, उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ चुके थे कि कैसे डेटा को प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद उसकी सूटेबिलिटी के बारे में देख चुके थे और उसकी लिमिटेशन को भी जाना था कि वो कहाँ उपयुक्त नहीं होता है। उसके बाद हमने समझा था टेबुलर प्रेजेंटेशन की मीनिंग को और कुछ विद्वान हैं उनकी परिभाषाओं को जाना था। और इसी के साथ साथ हमने समझा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेजेंटेशन, जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन, इसी को उसके लाभ भी बोल सकते हैं। तो अभी तक यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके आगे हम लोग आज के लेक्चर में शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में समझते हैं। यानी जो टेबल में दिया रहता है डेटा का क्लासिफिकेशन, वो कितने तरीके का दिया रहता है उसको समझते हैं कि तालिका में जो वर्गीकरण दिया रहता है आंकड़ों का वो कितने तरह से दिया रहता है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सबसे पहले हम इनके नाम जानते हैं, उसके बाद इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, दूसरा है आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, तीसरा दिया हुआ है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन या इसी को बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी समानुसार क्लासिफिकेशन, और अगला है स्पेशियल क्लासिफिकेशन या इसी को बोलते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन यानी गुणात्मक वर्गीकरण को, जो टेबलों में होता है। देखते हैं मीनिंग ऑफ अ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट सच एज सोशल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस, नेशनलिटी एटसेट्रा इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। यानी जो गुणात्मक वर्गीकरण है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है, उसका मतलब है कि वो किस तरह से उसका वर्गीकरण किया हो, गुणात्मक विशेषता के आधार पर वर्गीकरण किया गया हो। और ये गुणात्मक विशेषता हो सकती है सामाजिक स्थिति, भौतिक स्थिति या राष्ट्रीयता, और अन्य चीज़ें हो सकती हैं जो गुणात्मकता से संबंधित रखती हैं। तो इस प्रकार से जब क्लासिफिकेशन किया गया हो डेटा का, तो उस तरह के डेटा के क्लासिफिकेशन को कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। आप टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इस साइड जो दिया हुआ है वो सेक्स के बारे में दिया है कि मेल है कि फीमेल है। इधर लोकेशन के बेसिस पे दिया हुआ है, अर्बन है या रूरल है। तो इस प्रकार से जो क्लासिफिकेशन है ये किसके बेसिस पे किया गया, देख सकते हैं लिटरेसी इन ए स्टेट, कोई ये स्टेट नाम का राज्य है, और ये बाय सेक्स एंड लोकेशन। तो यहाँ पर लिंग और स्थान के आधार पर किया गया, जो कि गुणात्मक विशेषता को बता रहे हैं। तो अगर इस तरह से क्लासिफिकेशन किया जा रहा है डेटा का और टेबल के माध्यम से, तो इस प्रकार की क्लासिफिकेशन को कहा जाता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। याद रखेंगे ये जो टेबल बनी हुई है क्या है, इमेजिनरी टेबल बनाई गई है कि काल्पनिक, किस तरह से आपको समझाने के लिए। दूसरा है जो वो आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन यानी मात्रात्मक वर्गीकरण। तो इसकी मीनिंग को समझते हैं। मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, इन क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन द डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। यानी जब डेटा को जो उसकी विशेषताएं हैं वो किस प्रकार की हो, क्वांटिटी के आधार पर हो, मात्रात्मक विशेषताओं के आधार पर डेटा को वर्गीकृत किया गया हो, तो इस प्रकार के वर्गीकरण को कहा जाता है मात्रात्मक वर्गीकरण। टेबल में आप देख सकते हैं इधर स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं और इधर क्या दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो इस तरह का वर्गीकरण कहाँ होता है, जैसे जहाँ जिसको हम मात्रा में मेजर कर सकते हैं, जैसे हो सकता है हाइट, एज, प्रोडक्शन, इनकम, इनको किस में मापा जा सकता है, मात्रा में मापा जा सकता है, नंबर में मापा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन हुआ वो कहलाएगा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इधर मात्रा है कि मार्क्स की कितनी मात्रा है, और ये प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या लिखी हुई है। यानी इसका मतलब ये क्या है, फ्रिक्वेंसी ही है एक तरह से कि 30 से 40 के बीच में कितने बच्चों ने मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो वो 4 बच्चों ने। तो इस तरह से आप टेबल में देख सकते हैं। ये भी एक इमेजिनरी टेबल है जो समझाने के लिए बनाई गई है। यानी इस लेक्चर में जितनी भी टेबल बनाई गई हैं वो इमेजिनरी हैं और केवल समझाने के लिए ही बनाई गई है। ये कौन सी टेबल है, टेबल नंबर 2 दी हुई है।
अब हम लोग समझते हैं अगला जो है आपका टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, या इसी को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी समयानुसार क्लासिफिकेशन। जब समय के हिसाब से वर्गीकरण किया जाता है डेटा का, तो उस तरह के क्लासिफिकेशन को समयानुसार क्लासिफिकेशन किया कहते हैं। वो समय हो सकता है दिन के आधार पर, सप्ताह के आधार पर, महीने के आधार पर, वर्ष के आधार पर, या शताब्दी के आधार पर। तो इस तरह से जब क्लासिफिकेशन किया जाए तो उस तरह के क्लासिफिकेशन को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसकी मीनिंग समझते हैं। इन द क्लासिफिकेशन टाइम बिकम द क्लासिफाइंग यानी वेरिएबल एंड डेटा आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू टाइम। यानी इस तरह के क्लासिफिकेशन में जो भी वेरिएबल एंड डेटा को कैटेगराइज किया जाता है, किसके माध्यम से, वो समय के हिसाब से क्लासीफाई किया जा सकता है। जैसे आप टेबल में समझ सकते हैं, दिया हुआ है ईयरली सेल ऑफ वाई कंपनी फ्रॉम 2010 टू 2015, यानी 2010 से 2015 तक का ये बिक्री दी हुई है बाई कंपनी की। तो आप टेबल में देख सकते हैं कि इधर ईयर को शो किया गया है, वर्ष को शो किया गया है, और इधर उसकी बिक्री को, और वो किस में दी हुई है, करोड़ में दी हुई है, करोड़ में दी है कि कितने करोड़ बेची है। तो आप देख सकते हैं कि 2010 में इसने 50 करोड़ की बिक्री की बाई कंपनी ने, 2011 में 70 करोड़, 2012 में 65 करोड़, 2013 में 72 करोड़, 2014 में 80 करोड़, और 2015 में उसने 84 करोड़ रुपए के बराबर बिक्री की। तो ये भी एक इमेजिनरी टेबल है। तो यहाँ पर किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया, बिल्कुल ये किया गया है समय के आधार पर। इस तरह का वर्गीकरण जो है डेटा का, वो क्रोनोलॉजिकल वर्गीकरण है, जो आप टेबल में देख सकते हैं। और यहाँ पर ईयर के हिसाब से वर्गीकरण किया गया है, यहाँ वर्ष को वर्गीकरण के लिए लिया गया है। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है स्पेशियल क्लासिफिकेशन, इसी को बोला जाता है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जब स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है डेटा का, तो इस तरह के वर्गीकरण को कहा जाता है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। इसकी मीनिंग को समझते हैं। व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, यानी जगह के हिसाब से जब क्लासिफिकेशन किया जाए तो इट इज कॉल्ड स्पेशियल क्लासिफिकेशन। तो उस तरह का क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, बिल्कुल सही, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। यहाँ स्थान कोई गांव, कस्बा, शहर, जिला या स्टेट या कंट्री हो सकता है। तो यहाँ समय स्थान कोई भी हो सकता है, उसके आधार पर जब क्लासिफिकेशन किया जा रहा है तो इस प्रकार की क्लासिफिकेशन को कहते हैं, बिल्कुल सही, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो इसको हम टेबल के माध्यम से समझते हैं। ये दिया हुआ है टेबल नंबर 4, टेबल में प्रेजेंट किया गया है डेटा को। एक्सपोर्ट फ्रॉम ए कंट्री, एक कंट्री का एक्सपोर्ट हो रहा है, किसमें, बी और सी, डी एंड ई कंट्री में। यानी ये ए कंट्री इन 4 कंट्री के लिए एक्सपोर्ट कर रही है, और भी अन्य कंट्रियों के लिए कर रही है। तो यहाँ देखते हैं कि इन कंट्रियों में टोटल जो एक्सपोर्ट है उसका कितना % कर रही है ये कंट्री। तो इन ऑन ईयर, एक ईयर के दौरान एज शेयर ऑफ ए टोटल एक्सपोर्ट, तो कुल निर्यात में उसका हिस्सा दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन एक जगह हुआ दी हुई है कि कहाँ किया जा रहा है। तो ये बी कंट्री के लिए सी, डी और ई दी हुई है, और यहाँ पर एक्सपोर्ट का शेयर दिया है कि इस संबंधित कंट्री में कितना किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बी कंट्री में 10% टोटल शेयर का एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और सी में 14%, और डी में 15%, और ई में 11% एक कंट्री द्वारा ये अपने टोटल एक्सपोर्ट का शेयर किया जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है। ये भी एक इमेजिनरी टेबल है, यानी काल्पनिक केवल समझाने के लिए है। अब हम लोग समझते हैं पार्ट ऑफ ए टेबल, या इसी को बोला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल, यानी जो एक टेबल होती है उसके क्या क्या हिस्से होते हैं। क्योंकि एक अच्छी टेबल किन किन हिस्सों से मिलके बनती है उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। टेबुलेशन कैन बी डन यूजिंग 1 वे, 2 वे और 3 वे क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व। ए गुड टेबल शुड एसेंशियली हैव द फॉलोइंग पार्ट्स। यानी टेबुलेशन हो सकता है 1 वे, 2 वे या 3 वे, और वो डिपेंड किस पे करता है, जो भी विशेषताएं हैं इन्वॉल्व हैं, संबंधित जो भी डेटा है उसमें जो विशेषताएं विद्यमान है उसके आधार पर ये 1 वे, 2 वे या 3 वे हो सकता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो एक अच्छी टेबल है उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या दिए हैं, टेबल के पार्ट्स दिए हैं। तो सबसे पहले होना चाहिए क्या, टेबल नंबर। तो किसी भी टेबल में
टेबल नंबर होना चाहिए, क्योंकि वही उसकी पहचान बताता है। जैसे मान लीजिए एक से अधिक टेबल हैं कहीं पर, तो उसमें कन्फ्यूजन हुआ कि किस टेबल की बात हो रही। तो अगर टेबल नंबर डला हुआ है तो आसानी से समझा जा सकता है कि कौन सी टेबल की बात हो रही है। जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर आप कोई चैप्टर खोलेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा जैसे 5.2 या 5.4, तो इस तरह। तो इसका यहाँ क्या मतलब है कि 5 वाले चैप्टर में जो टेबल है वो 2 है, तो इसका मतलब है वो दूसरी टेबल है उस चैप्टर की। अगर 4 है तो इसका मतलब है कि उस चैप्टर की वो चौथी टेबल है। इसका मतलब उससे 3 पहले टेबल हैं। टेबल नंबर को और जो सारणी जब शुरू होती है उससे पहले लिखा जाता है, यानी शीर्षक से भी पहले लिखा जाता है। जो सारणी का टाइटल होता है उससे पहले लिखा जाता है। अभी हम लोग जो सारणी है उसका एक डायग्राम देखेंगे, उसके माध्यम से हम लोग उसको समझ जाएंगे, चित्र देखेंगे कि कौन कहाँ होता है। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि जो भी उसके पार्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं उसके पार्ट। सबसे पहला हम लोगों ने समझा टेबल नंबर के बारे में। टेबल नंबर उसकी पहचान को बताता है टेबल की, कि वो कौन से नंबर की है, मतलब कौन सी टेबल है। अब बात करते हैं टाइटल की, शीर्षक की। तो शीर्षक बताता है कि जो टेबल प्रस्तुत की जा रही है, टेबल बनी हुई है, उसमें क्या चीज़ है, यानी कौन सा कंटेंट है, किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो टाइटल इस प्रकार से होना चाहिए कि जो भी जानकारी टेबल में दी गई है वो अच्छे से उसको बता सके, यानी क्लियर हो, स्पष्ट रूप से बता सके, और कम से कम शब्दों में। यहाँ बहुत बड़ा भी टाइटल नहीं होनी चाहिए, लेकिन आवश्यकता अनुसार थोड़ा बड़ा हो सकता है। और इस प्रकार से क्या हो, टाइटल सरल हो, मतलब कम शब्दों में हो, और क्लियर जानकारी दे रहा हो, स्पष्ट जानकारी दे रहा हो, किसके बारे में, टेबल के जो विषय वस्तु है, उसके कंटेंट है दिया हुआ है उसके बारे में। अगला जो पार्ट दिया हुआ है वो है कैप्शन या कॉलम्स हेडिंग। तो जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, कॉलम होते हैं, उनके हेडिंग को कैप्शन कहा जाता है, या इसी को उपशीर्षक बोलते हैं, बोला जाता है। और अगला जो पार्ट है इसका वो है स्टब या रॉ हेडिंग। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो इसका जो शीर्षक दिया होता है, आगे हम लोग टेबल में का जो चित्र होगा उसके माध्यम से हमको आप लोगों को समझाएंगे और भी। तो यहाँ समझते हैं जो स्टफ है वो क्या कहलाती है, इसी को क्या कहते हैं, रॉ हेडिंग। जो पंक्तियों की शीर्षक होता है उसको स्टफ बोला जाता है। और जो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ होता है इस तरह से। और अगला है जो बॉडी ऑफ द टेबल। तो जो बॉडी है टेबल की वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है टेबल का, क्योंकि इसी में जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो दी हुई होती है। और ये किसमें बनी होती है, यहाँ सेल बने होती हैं जिसमें एक संख्यात्मक जानकारी दी हुई होती है। तो जैसे इस प्रकार से अगर 3 सेल हैं तो यहाँ 3x3 टेबल में कितने सेल बन जाएंगी, टोटल 9 सेल बन जाएंगे। तो जो बॉडी ऑफ द टेबल होती है, यानी टेबल का बॉडी होता है, उसमें क्या होता है, संख्याएं दी हुई होती हैं, यानी डेटा दिया हुआ होता है। सारणी में किसी भी संख्या या डेटा की जो अवस्थिति होती है, यानी जगह होती है, वो किसके माध्यम से पता चलती है, वो पता चलती है स्तंभ यानी आपके कॉलम और रो के माध्यम से पता चलती है। वो कहाँ पर, बॉडी में। वो आप पता कर सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि इस तरह से देखें कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और ऐसे बनी हुई है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो अगर हमें पता करना है इधर, तो इससे हम लोग इसके बारे में पता कर सकेंगे कि ये किसकी जानकारी दी हो। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लोकेशन है, लोकेशन में यहाँ पर क्या हो सकता है, ये रूरल हो सकता है, ये हो सकता है अर्बन, और यहाँ पर क्या हो सकता है, मेल हो सकता है, और नीचे वाले इसमें हो सकता है फीमेल। तो यहाँ पर मान लीजिए लिखा है और डेटा दिया है किसमें, इन परसेंट में, और ये डेटा है मान लीजिए लिटरेसी के बारे में, लिटरेसी। तो यहाँ पर ये दिया है 90%। तो 90% का यहाँ मतलब है कि आप इससे पता कर सकते हैं कि जो शहरी क्षेत्र में पुरुष हैं वो कितने % साक्षर हैं, बिल्कुल सही 90% साक्षर हैं। तो इस प्रकार से हम बॉडी में, यानी जो जगह होती है डेटा की, आंकड़ों की, उसकी अवस्थिति यानी उसकी जगह के बारे में पता लगा सकते हैं। किस प्रकार से हम लोग जो कॉलम है उसको देखते हैं, किसके बारे में बात की जाए, इसके साथ साथ रो को देखते हैं, और उसके आधार पर उस संबंधित जगह को पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी जो भी डेटा दिया हुआ है सारणी में
और वो किस में दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है, मिलियन में दिया हुआ है या लाख में दिया हुआ है, करोड़ में दिया है, तो उससे इकाई को जानते हैं, लिखते हैं किस में, बिल्कुल सही, टेबल में, कि जो मेजरमेंट दिया है वो किस यूनिट में दिया हुआ है। अगला है हमारा हेड नोट। हेड नोट के बारे में समझते हैं। जब टेबल का जो टाइटल होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन को कन्वे नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में हेड नोट को लिखा जाता है और ये सहायता करता है संबंधित जो भी टेबल है उसके बारे में जानकारी देने के लिए। जैसे मान लीजिए डेटा दिया हुआ है परसेंट में, तो लिखा जा सकता है हेड नोट के रूप में कि इन परसेंट। अब हम लोग बात करते हैं सोर्स नोट की। तो सोर्स नोट का मतलब होता है कि संबंधित जो भी टेबल बनाई गई है उसमें डेटा लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है। तो जब टेबल में जो डेटा दिया है उसके सोर्स के बारे में बताया जाता है, उसकी वो कहाँ से लिया गया है, तो वो कहाँ लिखा जाता है, बिल्कुल सही, सोर्स नोट में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई टेबल बनाई गई है, जनगणना के आधार पर उसमें दिया हुआ है कि कितनी गांव में व्यक्ति रह रहे हैं, कितने शहरों में रह रहे हैं, तो गांव में मेल जो जनसंख्या वो कितनी रह रही है, फीमेल जनसंख्या कितनी रह रही है, परसेंट में दिया जा सकता है। और शहरों में कितनी टोटल मेल पॉपुलेशन की कितने परसेंट रह रहे हैं और टोटल फीमेल के कितने परसेंट फीमेल शहरों में रह रही है। तो इस तरह से अगर दिया है तो उसका जो भी डेटा है उसका सोर्स का पता होना चाहिए कि वो कहाँ से लिया गया है। सोर्स के पता होने से हमें पता चल जाता है कि संबंधित जो एजेंसी है जिसने डेटा को कलेक्ट किया है वो कितनी एक्सपर्ट है डेटा कलेक्शन में। तो इस प्रकार से जो विश्वसनीयता है उसके बारे में, रिलायबिलिटी है उसके बारे में हम सोर्स नोट से पता कर सकते हैं। अगर अच्छी संस्था ने कलेक्ट किया है तो ज़्यादा सी बात है हमारा विश्वास है उस संबंधित जो भी टेबल में डेटा दिया है उसमें ज़्यादा होगा। और अगर अच्छी संस्था नहीं है तो उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा हमारा संबंधित टेबल में दिए गए डेटा को। तो सोर्स नोट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ साथ ये भी पता कर जाता है कि किस संबंधित संस्था या व्यक्ति ने डेटा को कलेक्ट किया है, ताकि उसका भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, जानकारी पहुँचे और उसके लिए भी क्या हो, गर्व की बात हो या उसका इम्पोर्टेंस बढ़े। जिसने भी ये डेटा कलेक्ट किया है उसके कार्य जो उसने किया है उसके योगदान को लोगों के द्वारा देखा जाए कि उसने क्या कंट्रीब्यूशन किया है। अब हम लोग बात करते हैं फुटनोट की। तो सबसे लास्ट में जो दिया रहता है वो फुटनोट होता है और ये भी स्पेशल जानकारी देने के लिए रहता है कि जो डेटा दिया है वो दशमलव के बाद कितनी अंकों तक दिया है, इस तरह की जानकारी इसमें दी जाती है। इस प्रकार जो फुटनोट होता है वो डेटा की स्पेशल जानकारी देता है जो पहले टेबल में नहीं दी हुई हो। और फुटनोट कहाँ होता है, सबसे लास्ट में होता है। तो अब हम लोग इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो एक टेबल होती है वो किस प्रकार से होती है, यानी उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं अब फॉर्मेट ऑफ टेबल। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा रहता है, टेबल नंबर। तो यहाँ पर टेबल नंबर लिखा जाता है। उसका टाइटल कि टेबल किसके बारे में है, यानी विषय वस्तु इसमें क्या दी हुई है उसके बारे में रहती है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि टाइटल स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और सारी वो जानकारी दे संबंधित जो भी टेबल में विषय वस्तु दी गई है उसके बारे में, कंटेंट दिया गया है उसके बारे में। तो इस पर यहाँ पर देखते हैं कि ये कॉलम है उसको कैप्शन कहा जाता है, जो है कॉलम हेडिंग होती है उसको, इसको बांट सकते हैं सब हेडेड और सब हेडेड। फिर आगे आप देख सकते हैं कॉलम हेड, यहाँ कॉलम हेड, यहाँ कॉलम हेड दिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ स्टब जो रॉ हेडिंग होती हैं, पंक्तियों का शीर्षक होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टब बोलते हैं। यहाँ पर स्टब एंट्रीज होती हैं। स्टब एंट्रीज का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है सेक्स के अकॉर्डिंग लिंग के आधार पर बांटा गया, तो यहाँ पर मेल दिया हुआ है, यहाँ पर फीमेल दिया हुआ है। कैप्शन यहाँ लोकेशन के आधार पर, यहाँ देख सकते हैं यहाँ लोकेशन के आधार पर बांटा गया है। और यहाँ पर फिर बांट सकते हैं किसके आधार पर, रूरल। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रूरल हो सकता है, ये अर्बन हो सकता है, यहाँ यू अर्बन हो सकता है। तो इस प्रकार से ये बांट सकते हैं। तो यहाँ पर स्टब एंट्री का मतलब होगा कि यहाँ पर पुरुष दिया है, महिला दी हुई है और यहाँ पर इसका टोटल जो भी पंक्ति होगी और उसका टोटल कहाँ पर होगा, इस साइड होगा। याद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है टोटल रो, जो भी पंक्तियों का टोटल है इधर होगा। और जो भी कॉलम्स का है इस तरह के जो वर्टिकल आप देख सकते हैं ये लाइन, ये कॉलम बने हुए हैं, इधर होगा इनका टोटल। आप नीचे यहाँ पर इनका टोटल होगा, ये जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये
सोर्स नोट है कि ये संबंधित टेबल में जो डेटा दिया है वो कहाँ से लिया गया है, और इधर दिया है फुट नोट की इस संबंधित जो टेबल में है डेटा दिया हुआ है वो कितने दशमलव के अंकों तक, यानी जो भी इंफॉर्मेशन इसमें अभी तक नहीं दी हुई है टेबल में उसको फुट नोट में दर्शा दिया जाता है अगर आवश्यकता पड़ी तो, और हेड नोट में अगर कोई है तो उसको दिखा देते हैं। जैसे इसमें जो भी डेटा दिया है वो किस में दिया है, तो हम देख सकते हैं कि वो परसेंट में दिया है, तो लिख सकते हैं इन परसेंट, यानी अगर यहाँ लिटरेसी से संबंधित डेटा दिया है कहीं का किसी स्टेट का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेक्स के आधार पर मेल फीमेल, यहाँ पर रूरल अर्बन, और उसमें आगे देख सकते हैं कि कितना परसेंट में रूरल में लिटरेट हैं और कितना अर्बन में लिटरेट है। यहाँ पे लिटरेट और अलिटरेट दोनों को भी दिखाया जा सकता है इसमें, क्योंकि यहाँ और भी आगे बांटा है। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग बॉडी की, तो बॉडी में भी यहाँ पर देखो ये सेल बनी हुई इस तरह से, ये सेल होती हैं, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सही किसी भी अगर जगह का पता करना है तो यहाँ पहले कॉलम देखते हैं और फिर रो देखते हैं, दोनों को मिलाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है तो यहाँ से यहाँ आएंगे, पहले इसमें फिर इसमें जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक यहाँ उसको अवस्थिति के बारे में जो अभी हम लोगों ने समझा उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो जो बॉडी होती है ये मेन पार्ट होता है किसका, बिल्कुल सही टेबल का, और इसमें न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन दी होती है, संख्यात्मक जानकारी दी होती है उसकी, और ये पता करना होता है कि कितनी कौन सी टेबल है, तो उसमें संख्या जो भी सेल होती है उसके आधार पर पता होता है कि यहाँ 3x3 ये टेबल है तो इसका मतलब इसमें 9 सेल होंगे, अगर 4x4 टेबल है तो इसका मतलब इसमें 16 सेल होंगे, तो इस प्रकार से भी पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझा क्या जो भी पार्ट ऑफ टेबल है उसके बारे में, इसमें टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, स्टब, ये आपकी पंक्ति जो भी पंक्तियाँ होती हैं वो, कैप्शन जो कॉलम्स होते हैं, और फिर उसके बाद स्टफ की एंट्री, जैसे आपको समझाया कि जैसे एंट्री कर रहे हैं हम लोग पंक्तियों में, मेल के बारे में बता रहे हैं, फीमेल के बारे में बता रहे हैं, तो उसका लास्ट में यहाँ पंक्तियों का टोटल होता है, यहाँ पर जो भी कॉलम है उनका टोटल होता है। तो इस प्रकार से इसके पार्ट होते हैं, और ये कहाँ से इस संबंधित जो भी डेटा इसमें भरा हुआ है लिखा गया है टेबल में वो कहाँ से लिया गया है, और फुटनोट मतलब इसमें कितने दशमलव जो के बाद अंकों को लिया गया है, जैसे 2 अंक लिए जा सकते हैं, 3 अंक लिए जा सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बड़ी अगर वैल्यू हो तो। धन्यवाद।